हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आप क्लासेस भी हमारे चैनल पे कंटिन्यू देख रहे होंगे। कल सीटेट के लिए साइंस मैराथन आई थी, उम्मीद करता हूँ वो आपने देखी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी रहती है तो आप हमसे जुड़ ही सकते हैं। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ मैथ की सीरीज, जिसमें सीटेट जो 21 तारीख को आपका एग्जाम है, जो कि काफी नजदीक आ चुका है। उसके लिए जो नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। और इसमें कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर हम कह सकते हैं आए हुए क्वेश्चन है कि डिविजिबिलिटी, यूनिट, डिजिट और फ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हम इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले। तो उम्मीद करता हूं अंत तक आप बने रहेंगे इस वीडियो में। और चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग। तो उसमें आप देखते हैं कि आपको एक वैल्यू दी गई है और साथ में दिया गया है एक्स, और पूछा गया है कि अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो एक्स की स्मॉलेस्ट पॉसिबिलिटीज क्या होगी नंबर की, मतलब सबसे छोटा एक्स क्या होना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है, अगर आप कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल बनाना चाहते हैं, 2 से कटने वाला बनाना चाहते हैं, तो उस केस में आपका क्या है, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। ये कोई भी नंबर है, इवन टर्म है, तो आपका क्या होगा, 2 से सब जो है डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। तो ऐसे केस में जो आपका x है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कितना, 0। तो ये नंबर क्या होगा, पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन है फर्स्ट और यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। इस तरह का सिंपल क्वेश्चन भी आएगा और आगे जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है कि आपका 1 से लेके 10 तक प्राकृतिक संख्या से विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो न्यूनतम संख्या ऐसी क्या होगी जो हमारा क्या है, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं को कट कर दे। देखिए, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपने इससे पहले लगाया है तो इसका डायरेक्टली आपको आंसर भी पता होगा। ये है 25, 20, जो कि सभी संख्याओं से कट जाता है। लेकिन पॉइंट आता है कि इसके पीछे रीजन क्या है, या फिर अगर वैल्यू बदल जाती है 1 से 20, 1 से 10, 1 से 5, अगर ऐसे केस आता है तो आप कैसे निकालेंगे, बड़े सिंपल तरीके से। तो आपके पास क्या है, 1 से लेकर 10 तक से विभाजित होने वाली जो संख्या है वो पूछा गया है कि 1 से 10 तक की पूरी संख्याओं से वो संख्या विभाजित होनी चाहिए मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम तो कुछ भी जा सकती है। इसका मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 3 करेंगे, तो जो मैक्सिमम केस है ये तो इन्फिनिटी है, हमेशा पूछा जाता है छोटा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या आएगा, आपको पहली बात तो ये, जो पूछा जाए वो नंबर आप फोकस करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, आपका जो पूछा गया है वो पूछा गया है इन वैल्यूज के साथ, कि इन वैल्यूज के साथ आपको बताना है। तो सिंपल है, जो भी आपके पास ऑप्शन है इन नंबर से वो कट करके देख लो। तो जैसे हम देखते हैं, 1 से तो सभी कट हो जाते हैं, 2 से आप चेक करेंगे तो 2 से सभी नंबर कट हो रहे हैं, 3 से कट होना चाहिए, मतलब इन नंबर से सभी से कट हो रहा है तो 3 से भी कट होना चाहिए। तो 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है, उसका जो ऑप्शन है आपका, उसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो देखते हैं, ये बना आपका 5 और 2 7, तो ये 3 से कट नहीं होगा। ये है 6, 2 8 और 2 10, ये भी नहीं कटेगा। ये है 6 और 2 8, ये भी 3 से नहीं कटेगा। और आपके पास क्या है, लास्ट ऑप्शन बचता है, देख लेते हैं, 5 और 4 9, तो आपका ये 3 से कट होगा। तो बिल्कुल सही। ऐसे अगर आप 4 से चेक करना चाहें, मान लीजिए ऑप्शन में ऐसा होता कि कोई और नंबर 3 से भी कट हो जाता है, तो ऐसे केस में आप 4 से चेक करते। तो 4 के केस में क्या होता है, लास्ट की दो जो डिजिट्स हैं, वो लास्ट दो डिजिट हमारी 4 से कट रही होगी, तो 4 से नंबर पूरा कटेगा। तो जैसे कि 20 है तो 4 पंजे 20 के हिसाब से 4 से भी कट होगा, ये 5 के साथ भी कट होगा, सभी नंबर्स के साथ ये कट होगा। तो आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं अगर कहीं भी आपसे पूछा जाता है किसी भी नंबर के। बट ये वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, 1 से 10 तक के केस में आपके पास 2520 ऐसा नंबर होता है जो प्राकृतिक संख्या जो 1 से 10 है उनसे कट जाता है पूरा का पूरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन नंबर इज दिस। ठीक है, आपके पास एक नंबर दिया है और कहा है कि ये 11 से कट रहा होगा, तो ऐसे केस में ये नंबर है, तो x की वैल्यू बताइए। अल्टीमेटली पूरा नंबर क्या बन रहा है वो पूछा गया है। तो नंबर लिखते हैं, नंबर है आपके पास 27413 और ये है आपके पास x और 6। ठीक है, अगर आपको 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो याद है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग होता है आपका जो इवन टर्म्स है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है। इवन टर्म कौन सी होगी, इवन होगी आपकी 2, क्योंकि एक क्या है, ओड है। तो पहले ओड ही देख लेते हैं, ओड टर्म्स कौन सी है, पहली, तीसरी, फिर क्या है, 5वीं और 7वीं। ये क्या है आपकी ओड टर्म्स है। इवन टर्म्स कौन सी आपकी, इवन पे हाईलाइट करते हैं, तो इवन टर्म्स आपकी ये है।
इतना सिंपल लेके चलेंगे कि अगर आपने ये पहले भी सवाल नहीं लगाए तो भी आप कर पाए। तो क्या कहा जाता है कि अगर आपकी ये ओड टर्म्स, इवन टर्म्स, अगर आप इन दोनों को एक दूसरे से घटा देते हैं तो आपका आंसर अगर 0 बने, ठीक है, तो वो नंबर 11 से कट होगा। या फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है कि ये जो नंबर बना है दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, उस केस में या तो 11 का 11 बन जाए या 11 का मल्टीपल बने, ठीक है, जो 11 से कट होने वाली संख्या है वो बने, तो भी क्या होता है, नंबर डिविजिबल होता है। सिंपल है। तो अब जोड़ते हैं। देखिए यहां पे आपके पास क्या है, 7 और 1 8 और साथ में है प्लस x। ये वैल्यू क्या है आपकी इवन टर्म्स की। ओड टर्म्स की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। 6 और 3 कितना है आपके पास, 9 और 4 आपके पास आया 13 और 2 15, ये आपके पास बना 15। तो आपके पास जो ओड टर्म है उसका वैल्यू आया, इवन टर्म है दोनों की वैल्यू आई। अब आप क्या कर सकते हैं, एक साइड ऐसे लिखते हैं 15 और ये लिखा 8 प्लस x, ठीक है। अब अल्टीमेटली दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, या तो सब्ट्रैक्ट होके 0 आ जाए, दोनों का बराबर आ जाए, ठीक है, तो ही सब्ट्रैक्ट होके 0 बनेगा, या फिर 11 की टर्म में आना चाहिए। तो ये अपने आप में क्या, 8 प्लस 1 देखता हूं, अगर x की वैल्यू 1 रखता हूं, x प्लस 2 देख सकता हूं, तो इस तरह क्या वैल्यू बननी चाहिए, ये बनेगी 8 प्लस 7। तभी क्या होगा, ये वैल्यू जो है ये इक्विवेलेंट होगी किसके, 15 के। करेक्ट है, ये 15 के इक्विवेलेंट होगी। तो यहां के केस में हमारे पास वैल्यू क्या आती है, x की अगर हम वैल्यू रखते हैं 7, तो तब जाके क्या है, दोनों का डिफरेंस जो है वो बनेगा 0, और 0 बनेगा तो डिविजिबल होगा हमारा 11 से। तो ऐसे केस में आपके पास जो x की वैल्यू है वो क्या आई, आपकी आई है x इक्वल टू 7। यही हमसे पूछा गया, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर जो हो जाएगा ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सिंपली इस तरह से ही आपको निकालना है कि दोनों वैल्यू आप पकड़िए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, x की वैल्यू जो आप रख सकते हैं वो रखिए, जिससे ये पॉसिबल केस बने, तो आपका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब 7 अंकों की संख्या, ये आपके पास संख्या है, तो 72 से विभाजित किया जाता है, तो जो हमारे पास x और वैल्यू बने हैं, यहाँ पे x है, ये y है, तो 2x प्लस y की वैल्यू आपको बतानी है। मतलब पहले आपको कहीं ना कहीं क्या निकालना है कि 72 से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नंबर पूरा का पूरा, सॉरी जो हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो आप x और y की वैल्यू फाइंड करिए और x y की वैल्यू वहां पे पुट करके आंसर निकालिए। तो देखिए आपके पास जो पूछा है वो है 72। 72 को अगर आप कट करते हैं तो 8 और 9, 8 9 72। तो अगर ये नंबर 8 या 9 से कट जा रहा है, तो इसका मतलब 8 और 9 दोनों से कटता है, तो ये किससे कटेगा, 72 से भी कटना चाहिए। तो अगर हम रूल देखें, उससे पहले वैल्यू ले लेते हैं। ये है आपके पास वैल्यू, सॉरी 7 नहीं y, ठीक है, ये है आपके पास टोटल वैल्यू। तो अगर आप 8 का रूल देखते हैं, तो 8 के रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि आपके जो लास्ट की 3 डिजिट है ये 8 से कट हो जानी चाहिए। तो 8 से कट होने के लिए 8 का से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और x की, सॉरी y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 8 से डिवाइड करेंगे जब, तो यहाँ पे आएगा 8 सत्ते 56, आपके पास बचा 2। अब y की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये 8 के टेबल में आए, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो ये 4 अगर हो जाए तो क्या होगा, ये पूरा कट हो जाएगा। इसका मतलब y की जो वैल्यू बनी वो बनी हमारे पास 4, तो 8 तिया जो 24 होगा उससे ये पूरा जाएगा, और y की यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, ये आई आपके पास कितना, 4। तो y की वैल्यू आपके पास ऐसे निकली। अब निकालनी है x की वैल्यू, कि आपके पास x की वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं। तो आपको जैसे पता है 9 जब किसी नंबर को मतलब कट करता है, तो उस केस में उसका जो डिजिट सम है वो 9 से कट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 4 रख देते हैं, अब y को हम कट करके क्या कर सकते हैं, 4 रख सकते हैं, तो ये मैंने रखा 4। अब ये कहीं ना कहीं पूरा डिजिटल सम 9 से कट होना चाहिए, तो जोड़ते चलते हैं। तो आपके पास क्या है, 8 और 1 9, 4 और 1 4 और 5 9, तो आपके पास ये पूरा खत्म हो गया। यहां पे बचा आपके पास 4 और 3, ठीक है, 4 और 3 का जोड़ होता है आपके पास 7। तो ये क्या होगी आपके पास, अगर मैं इसकी वैल्यू 2 रख देता हूं, प्लस 2 हो जाएगा, तो ये बना आपके पास टोटल कितना, 9। और मैंने क्या कहा, 9 का अगर कोई भी वैल्यू 9 से कट होती है तो उसका जो डिजिटल सम है वो भी 9 से कट होगा। तो ये कहीं ना कहीं पूरा नंबर तब कट होगा जब आपकी x की वैल्यू होगी 2। तो x की वैल्यू ऐसे केस में हमारे पास आई है 2। अगर आपको ये समझने में दिक्कत आई है कि हमने कैसे सोल्व किया, तो आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें और क्वेश्चन इस तरह से लेके आएंगे, तो आपको और आसान हो जाएगा। तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाती है। जो हमें निकालना था वो निकालना है, वो आपको निकालना है 2x प्लस
y। ठीक है, ये आपको सोल्व करना था। सोल्व करेंगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 2 प्लस हमारे पास क्या है 4, तो 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, ये बना आपके पास 8। ठीक है, आंसर आपके पास हुआ 8। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में आपके पास है सी आंसर और यही हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाएंगे। इसमें पूछा है एचसीएफ और एलसीएम। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है जिसको आपको एग्जाम में आ सकता है। पूछा गया है दोनों एचसीएफ और एलसीएम, लेकिन जरूरी नहीं है दोनों आएगा आपको एक ही, या तो एलसीएम पूछ सकता है या एचसीएफ पूछा सकता है। और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कोई ऐसा कोई सरप्राइजिंग नहीं है जो इसमें ना हो। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन जहां आता है उसको देखते हैं, बट एक ही लाइन में आप देखेंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। हम पहले एचसीएफ लिखते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपका एक्स वाई जेड में एक तरह से आप इसे संख्या मानिए। इसमें देखिए कि आपके पास कॉमन क्या है। तो जब आप देखते हैं क्या 2 सभी में कॉमन है, तो 2 सभी में कॉमन नहीं है। यहाँ पे 2 है, 3 है, 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। इसका मतलब हम 2 को कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, 2 कैंसिल हुआ। कॉमन ढूंढेंगे 3, क्या 3 सभी में है? तो 3 भी नहीं है, तो 3 भी हम कंसिडर नहीं कर सकते। क्या 5 सभी में है? नहीं है, तो कॉमन यहाँ पे भी नहीं है। अब हमारे पास बचता है 7 और 11। तो 7 भी तीनों में है और 11 भी तीनों में है। लेकिन पॉइंट आता है यहाँ पे पावर है 3, 2 और 3। तो क्या 7 की पावर 2 सभी में है? तो यस, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 की पावर 2, क्योंकि कॉमन आप क्या ले सकते हैं वो पॉइंट आता है। दूसरा है हमारे पास 11, 11 की पावर क्या है? 2 है, वो भी कॉमन है। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में और लोग इसी में ढूंढते रह जाते हैं क्या हम कॉमन ले और क्या नहीं। तो सिंपली आपको क्या करना था, आपको हाईएस्ट जो है वो पकड़ना था कि आपके पास हाईएस्ट क्या बनेगा सभी वैल्यूज का, और उसकी हाईएस्ट मतलब लोएस्ट पावर जो कॉमन है वही लिख देंगे, आपका बन जाता है HCF। अब बात आती है आपकी LCM की। तो LCM के लिए थोड़ा सा इससे अपोजिट हो जाता है। LCM में आपको क्या करना है, वैल्यूज यही रहेंगी, जस्ट डिफरेंस क्या होगा, आपको सभी कंसिडर करना है। कुछ इसी तरह चलेगा। यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, सभी में है 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होना चाहिए जो भी वैल्यू है वो कंसिडर केस की मतलब उसको कंसिडर करेंगे। एलसीएम के केस में 2 की पावर अब क्या करेंगे 5। एलसीएम और एचसीएफ में यही डिफरेंस आ जाता है कि एचसीएफ में आप कॉमन पकड़ेंगे और वो भी कितना कॉमन है वही देखेंगे। यहाँ पे जो भी वैल्यू है और मैक्सिमम आप उसको ले सकते हैं। 2 की पावर 5 आया। अब 3 की पावर आपके पास क्या है, मैक्सिमम है 3 की पावर 4। यहां से आया आपके पास 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। होप सो वैल्यूज जो पावर्स की है मैंने ठीक रखी है। अगर किसी में कोई कम या ज्यादा हुई है तो आप समझ जाइए कॉन्सेप्ट को कि आपकी वैल्यूज ये बनेगी। और ये आपका क्या बना LCM और ये बना HCF। ये क्वेश्चन पेपर में आया है, HCF भी पूछा गया है इसी कॉन्सेप्ट पे और LCM भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाएंगे। अब क्वेश्चन है, मान ले कि x एक छोटी संख्या है, कोई छोटी संख्या है जिसे हमने विभाजित किया 8, 12, 20, 28, 35 से। ठीक है, उससे विभाजित किया तो शेषफल हमेशा क्या आता है 5 आता है। तो उस संख्या का डिजिटल योग बताइए कि जो संख्या ऐसी है जिसको हमने 4 नंबर से डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद क्या आता है, तो आपके पास 5 हमेशा शेषफल आता है। तो उस संख्या का जो डिजिटल सम है वो क्या होगा। तो सिंपल है, आप इसका ना क्या करिए जो हम हमेशा बचपन से करते हैं, एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो आप जब इसका एलसीएम निकालेंगे कुछ ये वैल्यू और सभी इस तरह से करके, सबसे पहले 2 से 4, 6, 10, 14, 35, फिर से 2, 2, 3, 5, 7 और आपका ये 35, फिर से जाएगा 2 से 1, 3, 5, 7 और 35, लास्ट में फिर यहाँ पे 3, फिर 3 सॉरी ये बना 1, ये बना 5, ये बना 7 और ये आपका 35। अब जाएगा एक बार 5 से 1, 1, 1, 7 और 7, लास्ट वाला भी जाएगा 7 से और ये सभी क्या हो गया 1, 1। ठीक है, वैल्यू आपके पास बनी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। आपके पास वैल्यू बनी है कुछ ये। ठीक है, वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहां से आपके पास बना आपके पास वैल्यू कुछ ऐसे बना 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 गुना 7, ये वैल्यू बनी 0, 7 दूनी 14 और आपका बना
7 एकम 7 और 1 8, ठीक है 840। 840 यहां से वैल्यू आई, बट क्वेश्चन ये है कि 840 वैल्यू क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी? नहीं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि हर बार हमारा शेषफल जो होता है वो 5 बच जाता है, लेकिन ये जो संख्या है 840 वो इन नंबर से क्या है पूरी पूरी कट होती है, मतलब इन नंबर से पूरी पूरी तरह से 840 कट हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास इस केस में? 0। तो 5 कब बचेगा? जब आप इसमें क्या जोड़ देंगे, ये रिमाइंडर या शेषफल जोड़ देंगे, तो वैल्यू बनती है आपके पास 845। और इस केस में जो वैल्यू बनेगी रिमाइंडर की वो हमेशा क्या बनेगी नंबर्स के साथ? वो बनेगी 5, ठीक है। 845 आपका वो वैल्यू है जिस केस को ये सेटिस्फाई करता है। तो 845 का आपको डिजिटल सम पूछा है, तो 845 का ये लिखा है ना डिजिटल सम, मतलब इसके अंकों का योग निकालना है। तो आप 8 और 4 12 और 5 17, 17 देख लेते हैं, ये हमारे पास है ऑप्शन ए, और यही हो जाएगा आंसर। सिंपल है, आपको एक वैल्यू दी गई है, मतलब 4 वैल्यूज दी गई है, उससे कोई विभाजित होने वाली संख्या है, तो आपने पहले वो संख्या निकाल ली, कौन सा डिवाइड करेगा, मतलब आपने एलसीएम निकाल लिया। लेकिन रिमाइंडर का केस भी है, अगर रिमाइंडर नहीं आता तो आपको रिमाइंडर ये जोड़ने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली इसका डिजिटल सम निकालते हैं। लेकिन उसने कहा है 5 रिमाइंडर है, तो आपने वो रिमाइंडर एज इट इज जोड़ दिया, ये वैल्यू आपके पास बन गई। इसी को आपने जब जोड़ा, इसका डिजिटल सम आपने जब डिजिट्स को जोड़ दिया आपस में, तो आपके पास संख्या बनी 17, और ये हो गई आपका आंसर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा है दो संख्याओं का अनुपात हमें दिया है, उनका एचसीएफ दिया हुआ है, और क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है। तो ऐसे केस में जो एलसीएम होता है, एलसीएम क्या होता है? दोनों का जो अनुपात है वो एज इट इज मल्टीप्लाई में आपका जाएगा, और इनटू जो है आपका जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ लिखा, ये आपके पास बना 4 इंटू 5 इंटू कितना है 2, तो ये आपके पास है 4 पंजे 20 और दूनी 40, तो ये आपके पास बना 40, और यही हो जाएगा आंसर। देख लेता हूं ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन है ए ही करेक्ट हो जाएगा, और यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। सिंपली एलसीएम पूछा है, तो दोनों जो रेशियो दिए हैं एज इट इज मल्टीप्लाई में जाएंगे, और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी एचसीएफ की, तो आपका क्या निकल के आता है? वो निकल जाएगा आपका एलसीएम की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th, और 8th जो क्वेश्चन है वो कहता है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सी जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है। तो आपको पता होगा नंबर 1 इंटू नंबर 2, मतलब दो नंबर दिए हैं, अगर दोनों का प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है? एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। तो पहले ही स्टेटमेंट क्या है हमारा? करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो स्टेटमेंट है वो सारे गलत है, क्योंकि इसमें क्या है वैल्यू बड़ी या छोटी को इंडिकेट कर रही है, जबकि हमारा जो प्रोडक्ट है एलसीएम और एचसीएफ का वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का क्या होता है? इक्वल टू होता है, हमेशा वैल्यू बराबर होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है 9th, उसमें कहा है कि 10 15 20 से बिल्कुल विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो परफेक्टली 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इन नंबर से डिवाइड होती है? तो ऑप्शंस में ही जाएंगे, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं यूज करनी एडिशनल, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है। पहले तो आप यही चेक करिए कि सारे नंबर्स क्या है 4 डिजिट के होने चाहिए, और बड़े की तरफ। तो अगर कोई सा नंबर ऐसा है छोटा है बड़ा है, तो आप जरूर देख ले कि ऐसा केस तो नहीं कि 3 नंबर का दे दिया है 5 नंबर का दे दिया, तो आप बिना वजह उस पर टाइम वेस्ट ना करें। सभी नंबर 4 डिजिट्स नंबर्स हैं, आपको चेक करना है कि 10 15 और 20 इनसे कट होगा। तो अगर इनको थोड़ा सा छोटे वे में देखें तो 2 गुना 5 बनता है 10, यहां से आपका जो 15 बनता है ये बनता है 3 और 5 की मल्टीप्लाई, और ऐसे ही जो आपके पास होता है 4 और 5 की मल्टीप्लाई से हमारे पास बन जाता है 20, ठीक है, ये दोनों का। तो अगर ये नंबर, ये 4 नंबर में से कोई सा भी नंबर 2 3 4 और 5 से कट हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 10 15 20 से भी कट होगा, ठीक है। तो पकड़ते हैं एक एक नंबर को, स्टार्ट करते हैं ऊपर से। सबसे पहले आप देख सकते हैं 2 से क्या सभी नंबर कट होते हैं? तो 2 से 3 नंबर तो कट होंगे, लेकिन ये 4th नंबर कट नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा, हमारे पास है वैल्यू जाएंगे सीक्वेंस वाइज, तो हमारे पास वैल्यू आई 3 से चेक करते हैं। 3 का केस क्या कहता है? डिजिटल सम जो है वो 3 से कट हो जाना चाहिए। तो क्या डिजिटल सम कट होगा? इसका कट नहीं होगा, इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट के साथ जाएंगे, आपके पास है 4, ठीक है। 4 के साथ अगर देखते हैं तो 2 ही वैल्यू हमारे पास अभी बची है। तो 4 किसी भी नंबर को तब कट करता है पूरे का पूरा जब उसकी जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं वो उससे कट जाए। तो अब आप अगर चेक करते हैं तो सबसे पहले इसी के साथ चेक करते हैं, ये है आपका 90 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, ये 10 बना, तो 4 दूनी 8, ये बना 2 8, और यहां से बना कितना बना 2। अब अगर आप पॉइंट लगाएंगे तो ही आगे कैलकुलेशन जाएगी। इसका मतलब है ये आपका जो 4 नंबर है ये इसको कट नहीं करेगा।
इस नंबर को 4 कट कर सकता है। तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 60 को अगर 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो आपका है 4 एकम 4, 2 और 20, 4 पंजे 20, ठीक है। 15 चौका 60 जो आपको पता भी होगा। तो इसका मतलब है ये कट होगा। 4 से कट हो रहा है, 5 से वो करेगा ही करेगा, क्योंकि लास्ट की क्या है आपके पास 0 वैल्यू है, 0 या 5 होना चाहिए। तो आपको जो है पूरा का पूरा ये तीनों नंबर से कट हो जाएगा। ये सारी कंडीशंस मैच हो रही है और इसी तरह आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपका आंसर भी एक्यूरेसी के साथ आएगा और गलती होने की चांस भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, जो कि क्वेश्चन लगभग सेम है इसी तरह से कि 4000 5000 की संख्या जो इन 4 नंबर से कट हो जाती हो। तो सेम करेंगे, हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे 12 18 21 और 32, ठीक है। 12 किससे बना है? 4 और 3 से। आप इसको कर सकते हैं किस तरह से, 6 और 3 से भी कर सकते हैं, या फिर आप 9 और 2 से भी लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 7 और 3 और ये आप मल्टीपल में रख सकते हैं, इन्हीं से काफी वैल्यू वैसे आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास क्या है, यहां से 4 बन रहा है तो 4 मतलब आप 2 से भी पकड़ सकते हैं, 2 इंटू 2, या फिर आपके पास यहां से भी 2 है। तो सबसे पहले 2 से चेक करिए कि 2 से कौन कौन से नंबर नहीं कट होंगे। वो 2 नंबर ये है, तो ये आपके बाहर हो गए। उसके बाद आपके पास आता है 3 से चेक करिए। तो अगर आप 3 से चेक करते हैं तो आप देखेंगे डिजिटल सम 3 से कट होना चाहिए। तो 4 और 3 7 और 2 9, डिजिटल सम मैच हो रहा है। सेम आपका 4 और 3 7 और 2 9, दोनों नंबर क्या है 3 से कट हो रहे हैं। अब आपके पास है 4 से चेक करिए। तो 4 है आपके पास 32, 8 चौक 32, आपको पता है ये कट हो जाता है। तो आपको पता है ऊपर के 2 ऑप्शन नहीं हो जा रहे हैं 2 से, और ये क्या है आपका 4 से नहीं जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है ये एक ऑप्शन बचता है जो कि सभी वैल्यू से चला जाएगा। बाकी अगर आप इसको 7 से भी ट्राई करेंगे, 9 से भी ट्राई करेंगे, तो आपका ये क्या होगा, आंसर सेटिस्फाई करेगा सभी को। तो आपका आंसर हुआ सी। सी के साथ जो क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट। ये देखने में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिखता है कि क्या बच्चों वाला सवाल दिया है पेपर 1 के सीटेट के एग्जाम में, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आया, आपको सिंपली डिवाइड का या फिर मल्टीपल का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यहाँ से आपके पास है 2 डिवाइड बाई 3, जिसकी वैल्यू में ऐड कराया है 4 डिवाइड बाई 5 से। सिंपली इसको सोल्व करते टाइम क्या करते हैं, नीचे एलसीएम लिया, आपका बना 15, उसके बाद ऊपर गया ये कितना 10 प्लस 3 चौक 12, ये बना आपके पास कितना 22 डिवाइड बाई 15, ठीक है। आंसर यहीं से आ गया तो ठीक है। अगर आपको पूछा गया है अलग वे में तो उसके हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 15 एकम 15 और उसके बाद 7, तो 7 से 1/15 भी वैल्यू अगर ऑप्शन में आती है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या है वैल्यू एग्जैक्ट सेम है, जस्ट सिंबल जो चेंज है वो क्या हुआ मल्टीपल का। यहां से जब मल्टीपल करते हैं तो सिंपली ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई, तो आपकी 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 5, तो आपका बना 8 डिवाइड बाई 15, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। तो ये आंसर्स के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अंशों में, ठीक है, ये है आप अंशों में से छोटा अंश क्या है, ठीक है, सॉरी अंकों में या इन संख्याओं में, इन संख्याओं में बेटर है कि इन संख्याओं में सबसे छोटा जो नंबर है, संख्या या फ्रैक्शन ये लिखा है, वो कौन सा होगा। तो ये आपके पास क्या है, ये वैल्यूज दी है। वैल्यूज क्या है आपकी 15 डिवाइड बाई 16, आपका 19 डिवाइड बाई 20, 24 डिवाइड बाई 25 और 34 डिवाइड बाई 35। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आप ये कह सकते हैं बड़ा इजीली कर सकते हैं बिना किसी मेजर कैलकुलेशन के। सभी में अगर एक चीज देखेंगे तो आप अगर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 16 में से 15 जाता है तो आपके पास क्या बचता है 1। सेम यहाँ पे आपको दिखेगा ये 1 बच रहा है, यहाँ पे भी क्या है डिफरेंस जो है, आप डिफरेंस चेक करेंगे दोनों वैल्यूज का, अंश और हर का, तो आपके पास जो बनता है वो 1 बनता है। और एक सिंपल सा रूल है, अगर किसी भी वैल्यू में अंश और हर, ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू का डिफरेंस जो है वो 1 बने, ठीक है, अगर इस तरह बने तो जो वैल्यू ऊपर की वैल्यू अगर अंश की वैल्यू अगर बड़ी है, अंश क्या है बड़ा है, तो वो टोटल जो फ्रैक्शन है जो भिन्न है, ठीक है, जो भिन्न है वो भी क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा बड़ा होगा। अंश बड़ा है तो फ्रैक्शन भी या भिन्न भी जो है वो बड़ी होगी, अंश छोटा है तो वैल्यू भी छोटी होगी। तो अगर हम इसमें देखें 15 19 24 34, तो 34 सबसे बड़ा नंबर है अंश में, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी संख्या है। सबसे छोटी क्या है, ये होगी सबसे छोटी, ठीक है। सीक्वेंस में अगर लगवाना चाहते तो सीक्वेंस में भी लगा सकते थे, या वैसे तो सीक्वेंस ही मेंटेन है,
कि छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, बट अगर वैल्यूज इस तरह वेरी भी करें तो आप देख सकते हैं छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है। क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। तो सबसे छोटी पूछा है, तो सबसे छोटी आपके पास है 15/16 और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फ्रैक्शन पे इस तरह आपको एक दो ही मेथड यूज होते हैं सबसे ज्यादा, और उन्हीं पे क्वेश्चन आता है, उनमें से एक है ये डिफरेंस मेथड कि आप डिफरेंस निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भिन्नों को जोड़ने पर जो उनका रिजल्ट है वो क्या है, 1 आए। तो ये आपके पास क्या है, 4 ऑप्शन है, इन्हीं में जो आपको वैल्यूज दी गई है अगर इनको सभी को जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि आपके पास ए में ये 4 वैल्यू हैं, इन 4 वैल्यूज को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं तो आपके पास जो रिजल्टेंट है वो 1 बनना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा या कौन सा ऑप्शन होगा, तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट के साथ में। तो फर्स्ट के साथ जाएंगे तो देखते हैं 3/8, 4/16, 1/4 और लास्ट है हमारे पास 1/8। ठीक है, ये ऑप्शन 1 को ट्राई कर रहे हैं या ए ऑप्शन को हम ट्राई कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ये आपके पास क्या होगा, ये 2 से 8 ही बना लेते हैं, बेटर है, या फिर 1/4 कर देते हैं। ठीक है, ये आपका डिवाइड करके बना, तो यहां से आपके पास जो एलसीएम बना वो बना 8, यहां से आपके पास बना 3, यहां से आपके पास बना 2 + 1 प्लस आपके पास 1, 3 2 5 6 7। ठीक है, यहां पे भी सॉरी आपके पास 4 है तो ये भी आपके पास जाएगा 2, तो 3 2 5 2 7 और 1 8, ये बना 8/8। इसको कट करने के बाद वैल्यू बनी आपकी 1। ठीक है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। सिंपल है, बाकी की जरूरत भी नहीं पड़ी, बाकी देख भी सकते थे, देखने से पता चलेगा ये आधा है, आधा प्लस आधा ये ऑलरेडी 1 बना, और 1 में अगर आप 0.25 भी जोड़ देंगे तो 1 से ज्यादा क्रॉस हो जाएगी। इसी तरह बाकी वैल्यूज भी क्या है, आंसर नहीं है। आपने वैसे भी आंसर वेरीफाई कर लिया, तो आपका आंसर है फर्स्ट ए ऑप्शन के साथ ही क्या हो जाएंगे हम, राइट आंसर, और यही आज का आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट ऑप्शन मतलब क्वेश्चन के साथ जाएंगे कि आरोही क्रम में अरेंज करना है इस जो वैल्यूज है फ्रैक्शन है इनको, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब आरोही बढ़ते क्रम में, ठीक है, अवरोही घटते क्रम में। आरोही में सबसे पहली वैल्यू छोटी, उसके बाद बड़ी, या फिर हम ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि ऑप्शन में किस तरह से सीक्वेंस लगा हुआ है। तो वैल्यूज देखते हैं, 2/9, उसके बाद 5/8, नेक्स्ट 1/3 और 3/4। देखिए एक चीज तो हमेशा याद रखिए, अगर वैल्यू छोटी है, सिंगल डिजिट्स में वैल्यूज है, तो कभी भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला या मेथड मत ट्राई करिए, सिंपली आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका, अगर छोटी वैल्यूज है, डिवाइडेबल है, तो कभी भी किसी भी एक्स्ट्रा शॉर्टकट पे नहीं जाना। तो अब आपको क्या करना है, 9 से डिवाइड करना है 2 को, तो 2 पे नहीं जाएगा, पॉइंट लगेगा, 0 आएगी, तो 20 बनाएगा, तो 9 दूनी 18, तो मतलब 0.2। आगे डॉट डॉट रखते हैं, अभी हमने फर्स्ट डायरेक्टली यही निकालते हैं। यहाँ पे आपके पास बना, ये 5 में नहीं जाएगा, वही सेम पॉइंट लगेगा, और आपके पास बनेगा 50, तो 8 पंजे 40, 8 6 48, ये बना 6। यहां से आपके पास बना 0.3, यहां से आपके पास बना 4 7 28, 0.7। ठीक है, कुछ ये वैल्यूज बनी, हमें पॉइंट में आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली पता चल रहा है सबसे बड़ी वैल्यूज कौन सी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू है ये, ठीक है, पॉइंट वैल्यू में देख सकते हैं, सॉरी ये सबसे बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी है हमारे पास ये, ठीक है, सबसे बड़ी है 0.7, तो ये सबसे बड़ी है, ये सेकंड नंबर पे बड़े में जाएगा। थर्ड में आपके पास कौन सी है, ये बड़े से अगर चल रहे हैं, और ये आपकी फर्स्ट मतलब सबसे छोटी। ठीक है, सबसे बड़ी है 3/4, तो 3/4 ऑप्शन में देखते हैं सबसे बड़ी इंडिकेट कहाँ हुई है। तो क्या 3/4 छोटी है इससे, नहीं, 3/4 बड़ी है, यस, किससे बड़ी है, 5/8, 5/8, बट हमारे तो 1/3 भी आना है, तो ये भी हमारी वही गलत। नेक्स्ट ऑप्शन में देखेंगे 3/4 बीच में कैसे आई है, तो सबसे बड़ी है। अब पकड़ते हैं, इसमें लिखा है 3/4 सबसे इधर लिखी है, मतलब ये सबसे बड़ी है, उससे छोटी कौन सी है, 5/8, बिल्कुल सही बात है, 5/8 हमारा क्या है, दूसरे नंबर पे है। उसके बाद हमारे पास क्या है, तीसरा नंबर है 1/3, 1/3 ये भी ठीक है, और सबसे लास्ट में 2/9, ये भी आपका ठीक है, और यही क्या होगा, हमारा आज का आंसर होगा। ऊपर वाले ऑप्शन में यहाँ पे गलती थी कि आपका 1/4 जो है, 1/4 आपके पास, या फिर 2/9 में ये बीच में थी, जबकि 2/9 सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए थी। ठीक है, तो आपके पास कुछ सीक्वेंस ये जाने वाले और यही हो जाएंगे आंसर्स, और इसमें 1/4 जो ऑप्शन में है ये 1/3 है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाएंगे। हमें इसका आंसर जो मिला है वो आंसर हमारे पास सबसे लास्ट का, और यही है आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट। क्वेश्चन क्या है, आपके पास यूनिट डिजिट पे भी आता है, बट यूनिट डिजिट पे आपको काफी लोगों को जो कॉन्फिडेंस नहीं आता, ये चीजें देखी जाती है कि जिनको ये नए क्वेश्चन लगते हैं उनको लगता है कि यूनिट डिजिट हम निकालेंगे कैसे। तो ऐसे केस में सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक दो इसकी मेन जो चीजें है फोकस करने की, अगर आप वो पकड़ लेते हैं तो उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल हो जाता है। जैसे कि आप अगर कभी भी मल्टीप्लाई के केस में 0 या 5 आपको दिखता है तो सबसे पहले उसे पकड़ लो। आपके पास पूरी संख्या है यूनिट में, मतलब जो आपकी फर्स्ट यूनिट होगी, इकाई का अंक होगा, उसमें पकड़ना है। तो आपने ये नंबर देखा तो सबसे पहले देखो 5 कहीं लिखा है इकाई के अंक पे, तो इस नंबर में हमारे पास ये जो डिजिट है वो है 5। अगर 0 होती तो बेस्ट है, अगर 5 है तो भी आसान है। तो अगर आपके पास 5 आता है तो आपने अगर देखा होगा, अगर 5 की गुणा 1 में करी तो आपके पास आया 5, 2 में करेंगे तो ये बनाएगा 10, 5 में करेंगे तो ये बनाएगा ऐसे 15, फिर ऐसे 20। इस सीक्वेंस में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये जब भी इवन टर्म के साथ मल्टीप्लाई करता है तो आपके पास बनाएगा 5 लास्ट में, ठीक है। और अगर जो 5 है उसकी जो मल्टीप्लाई होती है 5 इंटू अगर ओड के साथ है तो वो हमेशा बनाता है यूनिट डिजिट 5, और 5 इंटू अगर इवन है तो वो बनाता है हमेशा यूनिट डिजिट 0। तो आप देखेंगे 5 और 2 जिसने बनाया 0 लास्ट में यूनिट डिजिट, और सेम आगे भी अगर 4 के साथ करते तो वो भी क्या बनाता, आपका 20 बनाता, यूनिट डिजिट हमारी आती है 0। तो ऐसे केस में अगर हमारे पास 5 है तो आप देख ही सकते हैं। तो देखने की यहां से चीज आती है आपके पास कि आपको जस्ट 5 आपने पकड़ लिया है, तो आपके पास 5 है, बाकी अब देखना है कि हमारे पास कोई यूनिट डिजिट में इवन है कि नहीं है। तो आपके पास जो यूनिट डिजिट है ये लास्ट में 3 है, ये है ओड। सिर्फ चेक करना है, अगर इवन आ जाती है एक इवन, उससे काम हो जाएगा हमारा। तो ये भी है ओड और ये भी है ओड, ठीक है। ये सभी क्या है, ओड है। अगर इवन होती तो क्या आता हमारे पास 0, ओड है तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगी 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल है, आपके पास बाकी सारी ओड डिजिट है मल्टीप्लाई में 5 के साथ में, तो आपका आंसर क्या बनाएगा ओड डिजिट के हिसाब से 5। इवन टर्म आ जाती है, अगर सपोज ये नंबर 2 2 होता, 1 2 2 होता ऐसे, तो ये बनाता इवन यहां से, और आपका जब बन जाता 5 और 2 जब आप मल्टीप्लाई करते तो आपका बनाता 10, मतलब यूनिट डिजिट का अकॉर्डिंग 0 बनाता, और 0 के बाद जिस भी मल्टीप्लाई में जाता वो हमेशा 0 ही फॉलो कराता। इसलिए 5 के साथ इवन हमेशा मल्टीप्लाई में 0 यूनिट डिजिट देता है। तो आपका ये आंसर इस क्वेश्चन के लिए जाएगा 5। ऑप्शन देख लेते हैं, ये सी, और सी आपका आंसर हो गया हमारा आज का करेक्ट इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट जो हमारा सेम वैल्यू दी गई है कुछ उसी तरह से, लेकिन चेंज क्या है कि अब की बार वैल्यू सिर्फ मल्टीप्लाई की नहीं है, वैल्यू में हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्ट भी है। तो लिखते हैं बड़ी आसानी से, आपके पास बना 96 माइनस 8997, ठीक है। इसकी यूनिट डिजिट पूछिए आपसे, तो आप यहां से सेम आप चेक करिए कि आपके पास 5 है क्या, 5 आपके पास यहाँ पे है, 5 आप पकड़ लीजिए। 5 के बाद आपको देखना है इवन टर्म है कि नहीं है, तो आपके पास इवन टर्म है। यहाँ पे आपके पास जो यूनिट डिजिट आएगी इतने में जो यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी आपकी 0। ये अब आगे का सोल्व करते हैं, ठीक है। माइनस का सिंबल लिया अगर बीच में, तो आपके पास क्या है, दोनों माइनस के हैं, तो अल्टीमेटली दोनों जुड़ेंगे, सिंबल माइनस का यूज होगा। तो दोनों जुड़ने हैं, तो 7 और 6 आपका बनाता है 13, ठीक है। आपका 7 और 6 क्या बनाएगा, 13 बनाएगा। 13 का जो है हमारे पास 3 जो है यूनिट डिजिट काम का है, ठीक है। यूनिट डिजिट है 3, तो यहां से हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आई, सिंबल माइनस के साथ में, ये आया आपके पास 3, ये आपके पास आया 3, सिंबल माइनस का, 0 माइनस 3। अब आप कहेंगे अगर यहाँ पे 0 में से 3 कैसे घटाएं, तो आपको पता है ये वैल्यू पूरी एक बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब 0 से पहले कोई वैल्यू भी यूज हो रही है, तो क्या आप वहां से कैरी नहीं लेंगे, यहाँ से उधार नहीं मांग सकते, मांगेंगे। तो 0 बनाएगा 10, 10 में से आप जब 3 को घटा देंगे तो आपके पास बनेगा 7, और जो यूनिट डिजिट है वो इस वैल्यू की यूनिट डिजिट बनेगी 7, और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो है करेक्ट, और यही जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये नेक्स्ट पैटर्न पे है, जिसमें आपके पास 11 मतलब पावर्स में दी हुई है वैल्यूज, तो सारी लिख लेते हैं अच्छे से। अब देखिए, एक अगर आपने चक्रीयता साइक्लिसिटी का नियम पढ़ा है तो उससे सबसे बेस्ट तरीके से ये सवाल सोल्व हो जाता है, वरना शॉर्टकट ये है, जब भी आपके पास इस तरह पावर्स में वैल्यू हो
चाहे ये क्वेश्चन सिंपली ऐसे आता कि 125 की पावर कितनी भी जीरो लगा के कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो सिंपल है, आप इसको ऊपर की जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करिए। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। केस दो बनेंगे कि आपके पास या तो रिमाइंडर बनेगा 1, 2, 3 या 0। जब आपका 0 बने तो इसको 0 काउंट ना करके आपको 4 ही काउंट करना है। इतना सिंपल है, करके देखते हैं कि आपको क्या करना है। 11 की पावर को जब 11 सिर्फ 11 को डिवाइड करना है, मतलब सिर्फ पावर को डिवाइड करना है। तो जब आप 11 की पावर मतलब 11 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बनता है? 4 दूनी 8, 3 बचेगा शेष। और जो नंबर है उसकी पावर को डिवाइड करने के बाद एज इट इज रख लीजिए। इतना किया, थोड़ा शॉर्ट हुआ। अब आपके पास क्या है? 12। तो ऊपर है हमारी पावर है 12, 12 को डिवाइड करेंगे आप 4 से, तो 4 तिया 12, मतलब पूरा चला गया। पूरा जाने के बाद आपके पास क्या बना? 0 रिमाइंडर। और हमने कहा था जब 0 आएगा आप उसको 4 मानेंगे, तो ये रखा हमने 4 इंटू 13। 4 के केस में जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 के लिए रिमाइंडर क्या बना? 1। और आपके पास सेम 14 के केस में रिमाइंडर क्या बना? आपके पास 2। ठीक है, क्योंकि 4 तिया 12, 12 के बाद हमारे 14 तक जाना था तो 2 बचेगी। तो ऐसे केस में पावर रखी। ठीक है, अब जब आप यूनिट डिजिट्स पे खेल रहे हैं तो यूनिट डिजिट के केस में कभी भी यूनिट डिजिट से आगे की वैल्यू को ज्यादा वैल्यू मत दो, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ा देगा। हमने क्या किया? वैल्यूज हटा दी। अब आप 1 की पावर 3 रखते हैं तो उस केस में आपके पास कुछ भी रखने की पावर रखेंगे 1 की, वो बनाएगा हमेशा 1। अब आपके पास क्या है? ये आपके पास है 2। 2 से आएगा आपके पास 2 की पावर 1 पे 2, 4, 8, 16, ये बनाएगा 16। 16 में यूनिट डिजिट जो है वो है 6। मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है तो यहां से आया 3, 4 की पावर आपके पास है 2, 16 के केस में आपके पास क्या यूनिट डिजिट आई? 6। सभी के आप जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास बना 6 18, यहां से बना 18। अब या तो आप 18 की 6 में फिर से गुणा करिए, वरना मैंने क्या कहा आपके लिए यूनिट डिजिट यहाँ पे वैल्यू नहीं रखती ज्यादा, तो आप वापस 8 बनाइए। ठीक है, मैं इसको वापस रखता हूं क्योंकि नोट्स में जब आप देखेंगे तो आपको डिफिकल्टी होगी ये 8 कैसे है। तो ये 18 बनाया, इसकी यूनिट डिजिट 8 है और इसके साथ में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छिंग 48, ये बना 8 छिंग 48। 48 वैल्यू जब आपकी बनती है तो इसमें यूनिट डिजिट आपकी क्या बनी? 8। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में है सी आंसर, और यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर। कैसे हुआ? आपको क्या करना है, जब भी पावर का क्वेश्चन आए तो पावर को 4 से डिवाइड कर देना है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको उस नंबर की पावर मानना है। बट केस एक है कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस केस में आपको 0 नहीं रखना, 4 रखना है। सिंपल है। तो जब आपके पास ये केस बना तो आपने एज इट इज क्या किया? 11 की पावर 3, यहां से 3 बना, यहां से आपके पास 4, 1, 2, ये बने सब चीज। यूनिट डिजिट के केस में हम पहली वैल्यू को ज्यादा महत्व नहीं देंगे, तो उस केस में 11 का 1 बना, 2 बना, यहां से 3, इधर से 4। इस वैल्यू को सिंपली आपने क्या किया? सोल्व किया। सोल्व करने के बाद इसको आपने जब मल्टीप्लाई किया, क्योंकि साइन जो है हमारे पास मल्टीपल के है, तो उसके बाद आपके पास 48 बना, और 48 की यूनिट डिजिट होती है 4। इस आंसर के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 11 की पावर 5 फैक्टोरियल प्लस 12 की पावर 6 फैक्टोरियल प्लस 13 की पावर 7 फैक्टोरियल। सारे क्वेश्चन जो है वो अलग अलग मेथड पे हैं, सभी के स्पेशली एक एक दो दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन लिया है ताकि सभी केसेस को यूज किया जा सके। तो देखिए यहाँ पे जो पैटर्न आता है, सिंपली आपने नीचे का तो रोल देख लिया कि नीचे की वैल्यूज का रोल कैसे है, लेकिन अब की बार आया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पावर होना, केस पूरा डिफरेंट हो जाता है। तो देखिए आपके पास जब हम बात करते हैं 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब आपके पास होता है 2 इंटू 1। ठीक है, कलर चेंज करते हैं रफर के लिए। 3 की फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हुआ? 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 2 सॉरी 3 इंटू 2 इंटू 1। इतने ही करेंगे, आगे तक सेम रिपीट होता रहेगा। अब जो क्वेश्चन कहता है या फिर यहाँ से जो पॉइंट बनता है हमारा, वो कुछ ऐसे है, जब तक आप 3 फैक्टोरियल तक पहुंचते हैं, ठीक है, इससे ऊपर की जो वैल्यू है 2, उस केस में क्या है आपके पास यहाँ पे वैल्यू आती है दोनों की मल्टीप्लाई करके 6। ठीक है, ये तो आपके पास सोल्व हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें जब 4 से स्टार्ट होता है, 4 और 4 से नीचे, तो इस केस में आपके पास क्या है? 4 है, और मल्टीप्लाई में क्या है? 6 है। ठीक है, 3 इंटू 2। ऐसे यहाँ पे आपके पास 4 है
और मल्टीप्लाई में बाकी सब है। जब आप यहाँ पे इसकी पावर कभी सोचो खोल के लिखेंगे, मतलब आपके पास 6 इंटू क्या है 4 है, आपने क्या करा 6 चौक 24, आपने सपोज इस वैल्यू को मतलब 4 अगर होता, मान लीजिए 4 होता 11 की पावर 4 फैक्टोरियल होता, तो इसको क्या रखते आप रखते 24 रखते, डिवाइड बाई किससे करना होता है हमें 4 से, तो क्या बनेगा हमारा रिमाइंडर 0। ठीक है, रिमाइंडर क्या बनेगा 0, और रिमाइंडर के केस में 0 के केस में हम क्या बनाते हैं इसको फिर 11 की पावर 4, यही करने वाले थे। अब आप सोचिए सेम केस अब आपके पास ये है, तो 24 में या फिर आप जो भी वैल्यू है 5 या 15 दूनी 30, 30 गुना 4 है, अगर आपके पास 30 गुना 4 ऐसे लिखा है और 4 से डिवाइड करूंगा मैं तो क्या होगा 30 बचेगा, मतलब अल्टीमेटली ये रिमाइंडर तो यहाँ 0 ही बनाएगा ना, रिमाइंडर क्या बनाएगा 0। अगर रिमाइंडर सभी के केस में नीचे 4 और 4 से नीचे में सभी के केस में रिमाइंडर 0 बनाता है, तो 4 फैक्टोरियल के केस में भी और 4 फैक्टोरियल से ऊपर भी जब आप जाएंगे तो डायरेक्टली उसकी जगह पे पावर क्या रख सकते हैं 4 रख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, इसको रफ करता हूं, वैल्यूज रखता हूं, थोड़ा क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास है ऑप्शन 11 की पावर, हमारे पास 5 फैक्टोरियल है मतलब 4 फैक्टोरियल से ज्यादा है, तो पावर रखेंगे 4 प्लस 12 की पावर यहाँ पे भी 4 प्लस 13 की पावर ये भी 4, क्योंकि फैक्टोरियल सभी क्या है 4 से कटते रहेंगे, तो उस केस में रिमाइंडर हमारा 0 बना, 0 के केस में हम हमेशा क्या रखते हैं, आप क्या रखेंगे 4, तो ये आपका पास ये भी 4 माइनस 17 की 4। हमने कहा था जब भी वैल्यू आप कर रहे हैं तो उस केस में आपके पास क्या है, पहली वैल्यू ज्यादा मैटर नहीं करती, तो पहली वैल्यू को हटाते रहिए, कैलकुलेशन शॉर्ट। ठीक है, आपके प्लस ये पहली वैल्यू हटाई, यहां से भी हटा दी, और ये वैल्यू आपकी प्लस है। ठीक है, अब आप देखिए यहां से आपके पास क्या है 1 आया यूनिट डिजिट, यहां से आया 2 4 8 16, यहां से आया 6 प्लस 3 के केस में 3 9 27, 27 के 7 और 3, तो आपके पास जाएगा 7 के 21 लास्ट यूनिट डिजिट 1 प्लस 4 के केस में 4 चौक 16, 16 में बना 6, 6 से फिर वापस 4 की मल्टीप्लाई तो हो गया 6 चौक 24 और 4 चौक 16, ये बनाएगा 6 माइनस का 7 के केस में, तो देखिए यहां से बताता हूं 7 इंटू जब आप 7 करेंगे तो आपके पास बना 49, पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी, 7 की दोबारा से मल्टीप्लाई करनी है सिर्फ इतने के साथ में, तो 9 7 63 और वापस 7 से मल्टीप्लाई तो 7 या 21, पावर कितनी हो गई 1 2 3 4, तो 7 की पावर जब 4 होगी उसके केस में यूनिट डिजिट जो बनेगा आपका वो बनेगा 21 के साथ 1। ठीक है, सभी को अब सोल्व करें तो आपके पास बना 6 1 7 8 और 6 14 माइनस 1 इक्वल टू बना 13 या 13। ठीक है, 13 बना, अब हमारे पास हम देख सकते हैं ऑप्शन में 13 बनता है, तो 13 में आपका जो यूनिट डिजिट है वो है 3 और 3 के साथ हम जाएंगे, ये आएगा आपका बी और बी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 3 के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा आज का है लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन दिस। ठीक है, हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू दी है और पूछा गया एलसीएम, तो इसके लिए हम आते हैं फॉर्मूले पे आएंगे, तो अगर हमारा केस हो a डिवाइड बाई बी, c डिवाइड बाई डी, e डिवाइड बाई एफ। ठीक है, और एलसीएम पूछा जाए या एचसीएफ पूछा जाए, दोनों के केस में देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, जब आपसे एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर की वैल्यू का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम ऑफ ए सी और ई, ऊपर की वैल्यू का डिवाइड करेंगे एचसीएफ ऑफ किसका, नीचे की वैल्यू का, बी डी और एफ। ठीक है, इसी के अपोजिट अगर कभी एचसीएफ पूछ लिया जाए तो एचसीएफ के केस में आप क्या निकालेंगे, ऊपर की वैल्यू का ही एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ ए सी और ई, और नीचे की वैल्यू का क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ नीचे की वैल्यू, ये आपके पास है बी डी और एफ। अगर आपने ये दो फॉर्मूले देखे तो ये आपका क्वेश्चन दोनों मतलब जो आगे क्वेश्चन है वो ठीक हो जाएगा। ये यहां से इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आपका जो जूनियर एडिड हुआ था यूपी में, ठीक है, यूपी के जूनियर एडिड तक ये सवाल आया हुआ है, और ये सवाल आपको सीटेट में भी देखने को मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ आपका कोर्स का जो है एक हिस्सा है। आपके पास क्वेश्चन है ये, तो 5 डिवाइड बाई 8
3 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 2। हमें क्या निकालना है? एलसीएम। फॉर्मूला लिखता हूं। एलसीएम के केस में एलसीएम ऑफ किसका? 5, 3 और 1 का। और एचसीएफ के केस में एचसीएफ ऑफ किसका निकालेंगे? 8, 4 और 2। ठीक है, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखी है मतलब एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जब आप इस वैल्यू का निकालेंगे तो आपका बनेगा 15। 5 और 3 से जो बनेगा एलसीएम वो है 15। और अगर इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे तो वो बनेगा आपका 2। तो आंसर हो गया आपके पास 5 डिवाइड बाई 2 और यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं। ये 15 गलत, 40 गलत, 15 डिवाइड बाई 2 और यही हुआ आपका आंसर। ठीक है, इस आंसर के साथ आज के जो हमारे क्वेश्चंस थे वो हमने सारे किए। ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, हमारे जो टेलीग्राम है वहां से इस पीडीएफ को क्लास के बाद आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ ही टाइम बाद हम इसको अपलोड कर देंगे वहां पे। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब पे, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे और क्लासेस आप देख सके कंटिन्यूसली। ठीक है, बाकी हमारे बाकी प्लेटफॉर्म पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेलीग्राम है उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जो आप है टॉपर्स टारगेट वो सर्च भी कर सकते हैं, तो आपको सर्च करने में भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके जो भी यहाँ से कोई कॉन्सेप्ट पे डाउट है वो आपके क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। और आगे भी ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने फीडबैक को हम तक शेयर करने के लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहां पे भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।